जिंदा न सही मुर्दा ही सही। मैं कुछ और आगे बढ़ा और झुककर उसे देखने लगा। अंदाजा लगाना चाहता था कि इसकी मौत किस तरह वाकई हुई कि अचानक मैं उछल पड़ा। किसी नकब से मेरी टांग छुई थी। लम्स इंसानी महसूस हुआ था। मैं जल्दी से सीधा हो गया और फिर इस सरजमीन का एक और हैरत अंगेज मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। ऐसे ही एक दरख्त की शाख थी जो किसी जानदार शय की मानिंद मेरे पाँव की जानिब लपक रही थी। इसका आखिरी सिरा मेरे पाँव को छू रहा था और उसकी दूसरी शाखें इसी तरह जान पकड़ रही थी जैसे सांपों का कोई ढेर खुल रहा हो। क्या यह दरख्त ही है जो कुछ और? मैंने झुककर उस शाख को छुआ। वो लचकदार थी लेकिन काफी सख्त मालूम होती थी। फिर दरख्त की दूसरी शाखें भी खुल गईं और मेरी तरफ लपकीं। इनमें लंबी शाखें भी थीं जो मेरे पूरे बदन के गिर्द फैल रही थी और फिर इन शाखों ने मुझे गिरफ्त में ले लिया। वो काफी कुव्वत से मुझे भींच रही थी। मैंने अपना बदन ढीला छोड़ दिया और खुद को उन शाखों की गिरफ्त में दे दिया। मैं देखना चाहता था कि इनकी असलियत क्या है। शाखें मेरे बदन के गिर्द खिस गई थी और फिर इनके मुसामात खुलने लगे। कांटे कांटे से मेरे बदन में चुभने लगे थे। तब मुझ पर इंकिशाफ हुआ। ये कांटे बदन से खून चूस रहे थे। ओह, गोश्त खोर दरख्त मेरे जहन में तस्वुर उभरा और वो ढांचे यकीनन इन्हीं दरख्तों की शिकार थे। जानवर इनके नजदीक आकर फंस जाते होंगे और फिर इनका गोश्त और खून खाकर ये दरख्त इन्हें छोड़ देते होंगे। अजीब दरख्त थे। मैंने तो जमाना कदीम में भी ऐसे दरख्त नहीं देखे थे। मुमकिन है ये सिर्फ खित्ते का असर हो। बहरहाल अनोखा तजर्बा था। चंद साथ मैं दरख्त की गिरफ्त में रहा। मैं उस गिरफ्त की कुव्वत का अंदाजा लगा रहा था। बिलाशुबा ताकतवर तरीन इंसान या जानवर भी इस गिरफ्त से नहीं निकल सकता था। बहरहाल मैंने उसकी दो मोटी शाखें मुट्ठियों में दबाई और इन्हें अपने बदन से खोल दिया। फिर मैंने दोनों हाथों से जोरदार झटके लगाए और शाखें दरख्त से उखड़ गईं। इसके बाद मैंने दूसरी शाखों का तियापांचा कर दिया और फिर ताज्जुब से इन दरख्तों को देखने लगा। इंसानी ढांचे की मौजूदगी ने मेरे जहन में यह एहसास जगा दिया था कि यहाँ इस जमीन में इंसान भी मौजूद होंगे। मुमकिन है इन खतरनाक दरख्तों और दूसरी बलाओं की वजह से वो यहाँ का रुख न करते हों। बहरहाल अब इस इलाके से निकलना जरूरी था, लेकिन मैंने रुख यही रखा। किसी किस्म के हादसा का तो मुझे खौफ ही नहीं था। फिर मुझे इस गीली जमीन का राज भी मालूम हो गया। ये भी दरख्त ही थे जिनके तनों से पानी रिस रहा था। अजीब जादुई सरजमीन थी। इंतहाई घने और खौफनाक दरख्तों के दरमियान से गुजर कर मैं आगे बढ़ता रहा और अजीबो गरीब मनाजर से दो चार होता रहा। फिर मुझे हशरातुल अर्ज नजर आए। गोया कीड़े मकोड़े भी इन इलाकों से दूर रहते थे। कुछ और दूर चलने के बाद दूसरे जानवर भी नजर आने लगे। गोया जानदारों के लिए खतरा की जमीन खत्म हो गई थी, तो इंसान भी यहाँ जरूर होंगे। मैंने सोचा और आगे बढ़ता रहा। रफ्तार मैंने और तेज कर दी थी, लेकिन इस जंगल की चौड़ाई बहुत काफी थी। दूसरी तरफ निकला तो सूरज झुक गया था और झुके हुए सूरज की रोशनी में मैंने एक तवील पथरीला मैदान देखा जिसमें चट्टानी कोहान उभरे हुए थे और दफतन एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। चट्टानों में खासी आवाज पैदा हो रही थी। फिर एक इंतहाई तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मैंने चौंक कर रोशनी की समत देखा। बिलाशुबा कोई इंसान था, लेकिन चट्टानों में दौड़ने वाला कौन था? तब मुझे वो भी नजर आ गया। एक कदावर जानवर था जो नुकीली चट्टानों के दरमियान दौड़ रहा था। वैसे यह जानवर भी मेरे लिए नया था, ऊंचा लेकिन दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ। ये क्या किस्सा है? मैं एक चट्टान की आड़ में पोशीदा होकर देखने लगा। रोशनी के बारे में मैंने मालूम कर लिया कि वो शीशे या किसी ऐसी धात के टुकड़े के जरिए सूरज से मुनअक्किस की जा रही है जो चमकदार है और रोशनी फेंकने वाला जगह बदल बदल कर जानवर के चेहरे को सूरज की शुआओं का निशाना बना रहा था। जानवर रोशनी से भड़क कर भाग रहा था और चट्टानों से टकरा रहा था। ओह, मेरे ज़हन में एक ख्याल आया, कहीं ये शिकार करने का तरीका तो नहीं है? और थोड़ी देर के बाद इस ख्याल की तस्दीक भी होगी। जानवर रोशनी का शिकार होकर चट्टानों में दौड़ रहा था और इनसे टकरा कर जख्मी हो रहा था। फिर यकबारगी एक चट्टान से उसका सर पूरी कुव्वत से टकराया और जानवर कलाबाजी खा गया। वो चंद साथ जमीन पर तड़पता रहा और फिर ठंडा हो गया। इसी वक्त मैंने एक शोले को लपकते देखा और प्रोफेसर मेरी आंखों में रोशनी उतर आई। एक इंतहाई तवाना और संडोल बदन था और बदन भी एक नौजवान लड़की का, पत्थर की तरह ठोस और संडोल। और फिर चट्टानों पर जिस तरह वो दौड़ रही थी वो भी इस जिस्म की कुव्वतों का मजहर थी। तवील फासला तय करके वो जानवर के पास पहुंच गई और फिर उसने जानवर के बहते हुए खून से होंठ लगा दिए। वो इसका खून पी रही थी। सदियों पहले की लाका मेरे जहन में आ गई। पत्थरों के दौर की औरत और आज भी वही औरत मेरे सामने थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये स्याह रंग की थी, गहरे चमकदार स्याह रंग की औरत। काफी देर तक वो जानवर के बहते हुए खून को चाटती रही और फिर जैसे सैर हो गई। चंद साथ वो एक पत्थर से टिक कर खड़ी रही और फिर जैसे खून के सरूर से निकल आई।
उसने चारों तरफ देखा और प्रोफेसर फिर उसने झुककर इस वजनी जानवर को कंधे पर उठा लिया। जानवर इतना बड़ा था कि वो इसमें छुप गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा वो काफी बर्क रफ्तारी से वापसी का सफर कर रही थी। मैं खामोशी और इत्मीनान से उसके पीछे चल पड़ा। चट्टानों की आड़ लेकर ताक़ुब करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। इसे भी एहसास नहीं हुआ और मैं उसका ताक़ुब करता रहा। उसका उरिया बदन अकब से भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। लंबे स्याह बाल कमर तक पहुंच रहे थे। इनमें बेतरतीबी थी, लेकिन उसके बावजूद वो काफी खूबसूरत और चमकदार थी। इब्तिदा अच्छी हुई है, मैंने सोचा। काली लड़की ने तवील फासला तय किया और फिर एक कार के धानी के करीब वो रुक गई। उसने जानवर को जमीन पर फेंक दिया और वो फिर इसकी एक टांग पकड़कर घसीटने लगी। वो इसे कार में ले जा रही थी। लड़की कार में दाखिल होकर निगाहों से रिपोशों की और मैंने चारों तरफ देखा। अभी तक कोई और नजर नहीं आया था। ताज्जुब की बात थी, क्या इन लोगों की कोई बस्ती नहीं है? क्या इस वीराने में ये लड़की तनहा है? नामुमकिन ये तो नहीं हो सकता। फिर इनकी आबादी कहाँ है? मैं आहिस्ता आहिस्ता गार की तरफ बढ़ गया, लेकिन अभी मैं गार के दाने पर पहुंचा ही था कि लड़की बाहर आ गई। वो इस तरह बाहर आई थी कि मैं छुप भी नहीं सका और वो एक लम्हे के लिए मुझे देखकर भौंच कर रह गई। अब मैंने उसके खदोखाल गौर से देखे। स्याफाम थे, लेकिन नकूश और नगार बुरे नहीं थे। खासतौर से आंखें गहरी स्याह, पुतलियों वाली आंखें बड़ी बड़ी और जवानी के खुमार से झलकी हुई। पहले इन आंखों में हैरत नजर आई, फिर खौफ और फिर एक अजीब सा तासुर। दूसरे लम्हे वो गड़ाव से अंदर घुस गई। उसने मुझे बखूबी देख लिया था और खौफसदा हो गई थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अजनबी दुनिया की पहली शनासा। हैरत की बात है, हर जमीन पर पहले औरत ही मुझे नजर आई है। औरत मुसर्रत बख्श तसव्वुर के हामिल। और प्रोफेसर एक तवील तन्हाई के बाद यह पहला साथी थी। भला मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाता? चुनाचे में इत्मीनान से गार में दाखिल हो गया। गार अंदर से ज्यादा कुशादा नहीं था और ना ही इसे बहुत ज्यादा तारीख कहा जा सकता था। एक कोने में वो जानवर पड़ा हुआ था जिसे लड़की उठा कर लाई थी, और दूसरे कोने में वो लड़की सिमटी सिमटी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। मैं नहीं समझ सका कि वो इस कदर खौफजदा क्यों है, क्योंकि जिस अंदाज में उसने जानवर शिकार किया था, इस अंदाज में कोई काम करने वाली लड़की अपने जैसे किसी इंसान से खौफजदा नहीं हो सकती थी। चुनाचे में उस जानवर के नजदीक खड़ा होकर उसे देखने लगा। लड़की अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी और मैं नहीं कह सकता था कि उसकी निगाहों में खौफ है या दिलचस्पी। बहरहाल अजनबी सरजमीन के अजनबी साथी से मैं बहुत अच्छी तरह पेश आना चाहता था। चुनाचे मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने दोस्ताना अंदाज में दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। लड़की चंद साथ मुझे देखती रही और कुछ सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और मेरे करीब पहुंच गई। अजीब सी खुशबू उसके बदन से उठ रही थी। गालबन उसने अपने बदन पर कोई चीज मली हुई थी। लिबास नाम की किसी चीज से बेनियाज लड़की मुझे इस दौर की याद दिला रही थी, जिसे आज की तहजीब पत्थर के दौर के नाम से याद करती है। मुझे ताज्जुब था कि ये लड़की तहजीब से आशना क्यों नहीं है, और ये कौन सी सरजमीन है जहां के लोग इस अंदाज में रहते हैं। लड़की के खतोखाल भी मुख्तलिफ थे, गो दिलकश थे, लेकिन बहरसूरत इसे इन लोगों के मुकाबले में नहीं रखा जा सकता था जो दुनिया और तहजीब के बासी थे। मैं उसकी जुबान सुनने का मुंतजिर था। ये कुदरत तो मेरे अंदर थी कि मैं जिसकी भी जुबान सुनता उसे ज़हन नशीन करके उसकी जुबान में बात कर सकता था। अपनी तरफ से कोई जुबान बोलना लड़की को गोया अपनी अजनबियत का एहसास दिलाने के मुतरादिफ था। फिर वो आहिस्ता से कुछ बोली। एक अजीब सी आवाज़ थी जिसे मैं समझने की कोशिश करने लगा। वो हाथ बढ़ाकर मेरे नज़दीक आई और पहली बार उसने मुझे छू कर देखा। फिर उसने मेरी पेशानी पर उंगली लगाई, फिर आंखें, कान, नाक, होंठ, सीना और मेरा बदन टटोलने लगी। इसके बाद उसने मेरे बदन पर मौजूद कपड़ों को गौर से देखा और फिर मेरे बदन की नरमी का एहसास करने लगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तब उसने आहिस्ता से फिर कुछ कहा। मैंने अल्फाज का मफहूम समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी इशारों से उसे कहा कि वो मुझसे खौफसदा ना हो, मैं उसके लिए नुकसानदेह नहीं हूँ। शायद वो मेरे इशारे समझ गई थी। बहरसूरत इतना ज़हीन तो होना ही चाहिए था। चुनाचे उसने फिर आहिस्ता से कुछ कहा और इस बार उसका इस्तफामिया अंदाज मेरी समझ में आ गया। वो पूछ रही थी, तुम कौन हो? मैंने उसकी जुबान इख्तियार करने की कोशिश की और प्रोफेसर, मैं अपनी पूरी कहानी में तुम्हें यह बात बता चुका हूँ कि मैं जिस जगह, जिस बस्ती में और जिन लोगों में गया, मैंने उनके मुआशरे, उनकी जुबान, उनकी सकाफत को समझने में कोई दिक्कत महसूस न की। शायद ये चीज़ भी मेरी फितरत में है कि मैं इंसानों के बदन की खुशबू से, उनके एहसास से उनका तजरिया कर लेता हूँ और फिर मुझे उनकी जुबान समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। चुनाचे मैंने उसे बताया कि मैं दूर देश का अजनबी हूँ और उसकी सरजमीन पर निकल आया हूँ। शायद लड़की को मेरे मुंह से अपनी जुबान सुनकर ताज्जुब हुआ था, क्योंकि ताज्जुब के असरात उसके चेहरे से हवीदा थे। तब उसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। तब उसने मेरे कपड़ों को देखा और बोली, ये क्या है? लिबास, मैंने जवाब दिया। लिबास, वो इस्तफामी अंदाज में बोली, हाँ, जो तुम्हारे बदन पर नहीं है। मेरे बदन पर? उसने मेरे बदन को ताज्जुब से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, इस लिबास से तुम क्या करते हो?
कुछ नहीं, ये बातें फौरी तौर पर समझ तुम्हारी में नहीं आएगी। पहले मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, क्या जवाब दोगी? मैंने कहा। पूछो, तुम कौन हो? वाह, ये तुम्हारा नाम है? हाँ। तुम्हारी बस्ती, तुम्हारा कबीला कहाँ है? बस्ती, कबीला? वो मुतअज्जिब अंदाज में बोली और फिर जैसे वो मेरा मफहूम समझ गई, उसने कहा, इसके लोग पहाड़ों के उस तरफ रहते हैं, वो वहीं आबाद हैं। मैं तुम्हारे लोगों के दरमियान चलूंगा, क्या तुम मुझे वहां तक ले जाना पसंद करोगी? मैंने पूछा। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं खुद तुम्हें उनके दरमियान ले जाऊंगी, लेकिन क्या तुम उनका दुश्मन हो सकते हो? नहीं, मैंने कहा ना, मैं दूर देश का अजनबी हूँ, जहां भर की खाक छानता हूँ, यहां तक आया हूँ। तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बल्कि तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। वो मुतअज्जिब निगाहों से मुझे देखती रही। बार बार उसका ज़हन इस तरह हो जाता जैसे वो कुछ सोचती हो। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी कैफियत है कुछ अजीब सी थी। तब उसने पूछा, तुम भूखे हो? हाँ, मैं भूखा हूँ। तुम मुझे क्या खिलाओगी? मैंने पूछा और उसने मुस्कुराकर उस जानवर की तरफ इशारा कर दिया जिसे उसने शिकार किया था। जानवर मुर्दा हो चुका था। मैंने लड़की की तरफ देखा और वह मुस्कुरा रही थी। ओह हाँ, अच्छी खातर मदारत है, लेकिन क्या तुम कच्चा ही गोश्त खाती हो? कच्चा, ये जुमला भी उसकी समझ में नहीं आया था। शायद इनके यहाँ इस चीज़ का कोई मफहूम न था, जिसका मैंने अंदाज़ा लगा लिया। मैं समझ चुका था कि वो बहुत से अल्फाज से नवाकिफ है। तुमने अपना नाम यही बताया था ना? हाँ, उसने जवाब दिया। तो तुम मुझे अपने कबीले वालों से कब मिलाओगी? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और जाहिर है तुम्हारी ज़मीन पर मैं तुम्हारा मेहमान बनकर आया हूँ और मैं इनके साथ रहूँगा। लेकिन वो सारी बातें उसकी समझ में ना आ सकी थी। वो मेहमान के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी कि मेहमान क्या होता है, और दूसरी ज़मीनों के बारे में भी शायद उसकी मालूमात में कुछ नहीं था। तब मैंने तय कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता उसे सब कुछ बताऊंगा। तब फिर मैंने उस जानवर की तरफ देखा। प्रोफेसर, सैकड़ों बार मैं तुमसे ये जुमला कह चुका हूं कि मैं एक अजीबो गरीब इंसान हूं, बल्कि शायद तुम मुझे इंसान कहने में भी दिक्कत महसूस करोगे। तहजीब व तमद्दन से वाकिफ लोगों के दरमियान मैंने एक इंतहाई तहजीब याफ्ता जिंदगी गुजारी, बहशतों में भी मुलव्विस रहा और हर माहौल में यकसा खुद को पाया, जबकि तुम शायद किसी माहौल में जम ना हो सकोगे। लेकिन मेरे अंदर ये खूबी है कि आज भी तुम मुझे दुनिया के किसी खित्ते में किसी किस्म के लोगों के साथ छोड़ दो तो वो लोग मुझे खुद से मुख्तलिफ ना पाएंगे। चुनाचे कच्चा गोश्त खाने में मुझे क्या दिक्कत हो सकती थी? लड़की को खुश करने के लिए मैंने जानवर के बदन में दांत काट दिए और उसकी खाल दांतों से उधेड़ी और फिर खाल के नीचे गोश्त निकाल कर खाने लगा। मेरे दांतों की तेजी लड़की के लिए हैरान कुन थी। वह झुकाए और मुझे गोश्त खाते देखती रही। फिर मैंने गोश्त का जो बड़ा टुकड़ा अपने दांतों से जानवर के बदन से अलग किया तो उसने बच्चों किसी मासूमियत से हाथ आगे बढ़ा दिए। मेजबान मेहमान की काविश से फायदा हासिल करने का ख्वाहिशमंद था, या फिर उसकी सोच में बिल्कुल मासूमियत थी और उसे यह बात सोची ही नहीं थी कि मेहमान के साथ क्या सलूक करना चाहिए। मैंने गोश्त का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया और वह शौक से उसे दांतों से उधेड़ने लगी। सो प्रोफेसर, इस बार मेरी महबूबा कच्चा गोश्त खाने वाली और खून पीने वाली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम कहते हो इसका रंग स्याह था? प्रोफेसर ने कहा, हाँ, गहरा स्याह। और तुमने इस इलाके की जो कैफियत बताई है वो तो अफ्रीका ही की हो सकती है। प्रोफेसर ने अपनी मालूमात के मुताबिक कहा। हाँ प्रोफेसर, वो तमद्दन ना आशना लोग अफ्रीकी ही थे। अफ्रीका के हिस्से में यहीं से तहजीब ने जन्म लिया, यानी मेरी मुराद मिस्र से है, और दूसरा हिस्सा आज तक तमद्दन ना आशना है। मैं इसी दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूँ। खूब, फिर क्या हुआ? फरोजा बोली, ये लड़कियां एक लम्हे की ताखीर नहीं बर्दाश्त कर सकती प्रोफेसर। वो मुस्कुराता हुआ बोला और प्रोफेसर भी मुस्कुराने लगा। हाँ, तुम्हारी कहानी का हर लम्हा तजस्सुस खेज होता है कि ताखीर दिल पर बोझ बनने लगती है। प्रोफेसर खावर ने जवाब दिया, और ये दास्तान गो की खुश बख्ती होती है। फिर क्या हुआ? फरजाना ने भी उलझ कर कहा और जल्दी से वो बोल पड़ा। मेरी गोश्त खोर महबूबा वैशाना अंदाज में गोश्त उधेड़ रही थी और मुझे बेहद पसंद आ रहा था। तहजीब के दौर की औरत और मर्दों में वो कुव्वत और जिंदगी से वो लगन नहीं रही प्रोफेसर जो तहजीब नाआशना लोगों में थी। और मैंने अदवार का तज्जिया किया तो यकीन करें गुजरा वक्त मुझे हाल से हमेशा बेहतर नजर आया। नए वक्त में इंसान तहजीब के नाम पर कुछ और कमज़ोर और कुछ और वहशी होता चला जा रहा है। और कमज़ोर वहशी बुज़दिल और नाकारा होते हैं, इनमें ताकत का फुकदान होता है, और कमज़ोर लोग चालाकी से दूसरे को कत्ल करने के मंसूबे बनाते हैं, जबकि वहशत के दौर के लोगों को बदन की कुव्वत आजमाने का मौका मिलता था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। चुनांचे मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज इस तहजीब के दौर में अगर इंसान पुराने असूल अपना दे तो ये दुनिया हसीन हो जाए। पुराने असूलों से तुम्हारी क्या मुराद है? जिस सदी में मैंने आंख खोली है प्रोफेसर, गोभी मैं उससे पूरी तरह आशना नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं इस सदी से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरे दोस्त सितारे मुझे आगे वाली सदियों की कहानी सुनाते हैं। तुम लोग इस नई सदी के नुमाइंदे हो और तुम्हारी सोच से मैं इस सदी के बारे में सोच सकता हूँ। यह हकीकत है।
मैंने तुम्हें इस सदी से अजनबी नहीं पाया, प्रोफेसर खावर ने कहा। हाँ, मैं इस दौर से अजनबी नहीं हूं। क्या इंसान साइंस के नाम पर खिलौना नहीं बन गया? क्या तुम इस दौर को मशीनी और साइंसी दौर नहीं कहते? हाँ, ये साइंस का दौर है, लेकिन इस दौर के इंसान को तुम कमजोर न कहो। वो हर दौर के इंसान से ज्यादा ताकतवर है। मुझे इख्तिलाफ है प्रोफेसर, उसने कहा। क्यों? ताकत से तुम्हारी क्या मुराद है? यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? हाँ प्रोफेसर, मैं इसका जवाब दूंगा। तो बताओ, तुम ताकत किसे कहते हो? अपने आप को, खुद को मैं ताकत हूं। प्रोफेसर, मैं अपने बाजुओं की कुव्वत से इस गार को जमीन बोझ कर सकता हूं। तुम्हारी बात और है। तुम खुद कह चुके हो कि तुम आम इंसान नहीं हो। तुम खुद को लाफानी कहते हो, जबकि इंसान फानी है। ठीक है, लेकिन मैं ताकत का इस्तारा हूं। चलो मान लिया, लेकिन मुझे बताओ, तुमने जितनी कहानियां सुनाई, क्या इनमें तदबीर शामिल नहीं थी? मैं नहीं समझा। तुमने लोगों के लिए जंगें लड़ी। क्या तुमने इन जंगों में सिर्फ ताकत का सहारा लिया? क्या तुमने इन्हें फतेह नहीं दिलवाई? नहीं। तब तुमने इसके लिए तदबीर इख्तियार की थी ना। तुमने इनकी जिंदगियां बचाने के लिए अकल का सहारा लिया, वरना वो हलाक होते, नुकसान उठाते। हाँ, ये दुरुस्त है प्रोफेसर, मैंने इससे इराफ नहीं किया, उसने जवाब दिया। न इंसान ने जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाने की बजाय अकल की कुव्वत को ताकतवर किया है। पुराने दौर में भी इंसान के ज़हन में दुश्मन का तसव्वुर था। आज के दौर में भी इंसान बेशुमार दुश्मन रखता है, मुख्तलिफ शक्लों में। पहले भी इसके दुश्मन इंसान होते थे, जानवर होते थे, आसमानी आफात होती थी, सैलाब होते थे, जलजले थे। आज भी इसके दुश्मन यही सब है। लेकिन एक तनहा इंसान जिस्मानी कुव्वत से एक हाथी को नहीं गिरा सकता। इसके हाथ में दबी हुई एक छोटी सी चीज एक धमाका करती है और उसका दुश्मन इसके कदमों में होता है। ये छोटी सी चीज इंसान की अकल की कुव्वत है, और उस कुव्वत से बिला शक उसने अपने दुश्मन को जेर कर लिया है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। वो मुस्कुराने लगा, फिर उसने कहा, लेकिन खुद इंसान की अपनी जिंदगी कितनी मुख्तसर हो गई है प्रोफेसर। कहाँ इसकी वजह है? क्या वजह है? इसने अपनी जिंदगी अकल को बख्श दी है और हर काम में एक जज्बा काम करता है। इस जज्बा के तहत इसने खुद को कमजोर किया और अपनी कुव्वत अकल को बख्श दी, लेकिन इससे नुकसान आज हुए। मसलन इसकी अपनी हैसियत तो कोई ना रही। ये जज्बा भी उसे अकल ने बख्शा। इंसान फानी है। एक मौजद ने पूरी जिंदगी की मेहनत से एक ईजाद की। ये ईजाद उसने अपनी जात के लिए नहीं की, बल्कि इसने अपना ये जज्बा दूसरों को सौंपा और खुद मौत की आगोश में चला गया। जबकि इस दौर का इंसान सिर्फ खुद जिंदा रहने के लिए काविश करता था, और आज का इंसान सिर्फ इंसानियत के लिए सोचता है। इसके अलावा इसकी अकल ने इन चीजों पर भी काबू पा लिया है जिन पर पुराने दौर के इंसान का कोई बस न था। वो क्या चीजें हैं प्रोफेसर? सैलाब, जलजले और ऐसी ही दूसरी आफात। इन पर काबू किस तरह पाया गया है? आज सैलाब के आने पर कबल अज वक्त हिफाजती इंतजाम कर लिए जाते हैं, जलजलों की पेशन गोई कर दी जाती है और इंसान खुद को महफूज कर लेते हैं। खूब, तो तुम्हारे ख्याल में जिस्मानी कुव्वत कोई हैसियत नहीं रखती। मेरा यह मतलब हरगिज नहीं है। फिर प्रोफेसर, जिस्मानी कुव्वत इनफरादी हैसियत से बहुत अहम है। इसके बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। जाहिर है एक मुअज्जद के लिए भी तंदुरुस्ती जरूरी होती है। हाँ, लेकिन इसके लिए इंसान ने क्या किया? बहुत कुछ। मैं जानना चाहता हूँ। अमराज के इलाज दरियाफ्त किए गए। आज का इंसान अपने जिस्म के तमाम अज्जा से वाकिफ है और इनमें से जिस शय में कोई कमी होती है इसे पूरी कर लेता है। यूं वह अपनी जिंदगी काफी हद तक महफूज करने में कामयाब हो चुका है। एक बात और है प्रोफेसर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? कहो। इसने खूबसूरत अल्फाज और दलाइल का जखीरा भी बढ़ा लिया है और अब वो किसी को खामोश करने के गुर से भी वाकिफ हो गया है। ओह पप्पा, वो बेचारी लड़की सारा गोश्त खा जाएगी। दफतन फिरोजा बोल पड़ी। कौन लड़की? प्रोफेसर खावर उछल पड़ा। वही जो कब से गोश्त उधेड़ रही है और आप लोग ना जाने किस बहस में उलझे हुए। फिरोजा ने कहा और प्रोफेसर खावर हंस पड़ा। फिरोजा की बात वाकई दिलचस्प थी। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। जल्दी से उसे इस गोश्त के टुकड़े से निजात तो दिलाऊं, मैंने हंसते हुए कहा और बोला। तो प्रोफेसर, हम थोड़ी देर के लिए इस बहस को मुलतवी कर देते हैं। हालांकि तुम्हारे दलाइल काफी मजबूत हैं। तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारी बात से पहलू तही कर रहा हूं, बल्कि यह हकीकत है कि तुमने हवाले वजनी दिए हैं और मुझे इनके बारे में काफी सोचना पड़ेगा। वैसे ये फैसला तो बाद ही में होगा कि अक्ल ने इंसान को क्या कुछ दिया है और तहजीब के मुज़मरात क्या क्या है। तो बात मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं कि वो गोश्त का बड़ा टुकड़ा अपने तेज दांतों से उधेड़ती रही और मैंने गोश्त का दूसरा टुकड़ा ले लिया और इस तरह हम दोनों अपना पेट भरने लगे और जल्दी हम इस काम से फारिग हो गए। मैंने उसे अश कहकर ही मुखातिब किया था और वो मुझे इसी तरह देखने लगी जैसे अपना नाम मेरी जुबान से सुनकर खासी मुतासर हुई हो। अब तुम क्या करोगी अश? मैंने पूछा। मैं अपने कबीले में जाऊंगी, उसने जवाब दिया। क्या मुझे अपने साथ नहीं ले चलोगी? नहीं, वो बोली। क्यों? तुम यहां रहो, उसने कहा और फिर बचे हुए जानवर की तरफ इशारा करके बोली। ये तुम्हारी गिज़ा है, तुम इसे खा सकते हो। शायद मुझे दूसरे लोगों से पोशीदा रखना चाहती थी। बहर सूरत प्रोफेसर में इब्तिदा में ऐसे ही खेल खेलता था। मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि मैं उसे नाराज करना नहीं चाहता था। क्योंकि बहर सूरत वो अच्छी खासी लड़की थी
और काफी दिन के बाद मुझे औरत का कुर्ब हासिल हुआ था। इंसान की फितरत भी अजीब है, जब कभी वो अपने मशागल से उकता जाता है तो इन्हें छोड़ देता है, और जब बहुत अरसा इस मशागल तर्क किए हुए हो जाता है तो इन्हीं की ख्वाहिश महसूस करने लगता है। सो मैं समंदर पर एक तवील अरसा गुजार चुका था और मुझे भी बहुत सी जरूरतों का एहसास हो रहा था। चुनाचे मैं भी इससे ताउन करने लगा। इतना तो मैं समझ चुका था कि लड़की ने मुझे पसंद किया है और वो भी मेरे कुर्ब से खुश है। इसकी अनोखी हरकत मुझे काफी दिलचस्प महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकल गई और मैंने सोच लिया कि मेरे नए मेजबान ने मेरे लिए इस नई रहायशगाह का बंदोबस्त किया है, चुनाचे मुझे इसे कबूल कर लेना चाहिए। यह अलग बात है कि मेजबान की रवानगी के बाद मैं इस जगह के इतराफ का जायजा लूं। मैं बाहर तक आया था। इसे देखकर मेरे ज़हन में काफी अजीब अजीब से ख्यालात पैदा होने लगे थे, क्योंकि बहरसूरत प्रोफेसर, हम लोग तहजीब से आशना होने के बाद बहुत सारी चीजों को अजनबी महसूस करने लगते हैं। और ये गुजरी हुई बात है कि जब मैं भी इन लोगों के साथ ही वक्त गुजारा करता था जो लिबास वगैरह से नाशना थे, और आज मैं फिर इन लोगों के दरमियान आ गया था। लेकिन मुझे खुशी थी कि तहजीब के इस दौर के बारे में जान सकता था और इसे देख सकता था। अश बाहर चली गई और जब चंद साथ गुजर गई तो मैं भी बाहर निकल आया। मैंने बहुत दूर इसे पहाड़ों की जानिब जाते देखा। बड़ी तेज रफ्तार थी। बाकी उस लड़की का कोई जवाब नहीं था और पुराने दौर की नुमाइंदा मुकम्मल तौर पर उसी शक्ल में नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरी नजरों से गायब हो गई और मैं फिर वापस गार की तरफ चल पड़ा। गार को मैंने अंदर से अच्छी तरह देखा। इसमें ऐसी कोई जगह ना थी जिसे आराम के लिए मुंतखब किया जा सकता। चाहे ये लोग आराम के मखसूस तरीकों से भी नवाकिफ थे।